अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो इनके फंक्शंस। एक तो मैनेजरियल की है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। एक हो गया ऑपरेटिव कि एक्चुअल में जब आप कर रहे होते हो ऑपरेशंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तब आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी वो जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्विजिशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, अप्रेजल, मेंटेनेंस, मोटिवेशन, ह्यूमन रिलेशंस, सेपरेशन, पर्सनल, उनके रिकॉर्ड्स रखना। तो ये सब ऑपरेटिव फंक्शंस हैं। मैनेजरियल तो मैनेजमेंट वाले, आप पता ही है ना, मैनेजमेंट के प्रोसेस में यही चारों आते हैं, राइट। तो पहले मैनेजरियल फंक्शंस देखते हैं। देखो मैनेजरियल में क्या बताया मैंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग को छोड़ देना, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है। देखो मैनेजरियल फंक्शंस में अब ये सब आपको इसी से रिलेट करना है ना, मतलब लोगों से ही रिलेट करके बताना है कि लोगों को लाना है, तो उससे रिलेटेड प्लानिंग क्या करोगे। उससे रिलेटेड क्या प्लानिंग होती है आप खुद बताओ। किसी भी बंदे को लाना है आपको, मान लो रिक्रूटमेंट करानी है, तो उससे रिलेटेड आप पहले क्या करते हो, एंटिसिपेट करते हो कि हाँ मान लो इतनी वैकेंसीज होएंगी। फिर आप प्लान करते हो कि हाँ मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश बोलने वाला, कंप्यूटर चलाने वाला बंदा चाहिए। ठीक है। फिर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देते हो कि हाँ इस जॉब में पर्टिकुलरली ये काम करना पड़ेगा। देन आप सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को प्लान करते हो कि इसके लिए सूटेबल ये है कि मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दूँ। तो ये सब आप प्लान कर रहे हो कि हाँ कैसे लाया जाएगा लोगों को, राइट। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज में आपको मैंने पहले बताया क्या होता है एमपीए में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना। तो वो भी तो लोगों को देख के आप डेवलप करते हो कि मान लो 10 लोगों को लाना है तो उतनी ही पोजीशंस होनी चाहिए, है ना। तो यानी कि ग्रुपिंग, डिपार्टमेंटलाइजेशन जो आप करते हो है ना, इनटू फंक्शंस या पोजीशंस जितनी रिक्वायर्ड है। देन उन फंक्शंस को असाइन करना कि हाँ मान लो 4 लोग आ रहे हैं, इसको इसमें बिठाऊंगा, इसको इसमें बिठाऊंगा, इसको इसमें बिठाऊंगा और इस वाले को इसमें बिठाऊंगा, एज पर वो उनकी कैपेबिलिटीज़, राइट। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर दैट, जितना है कि भाई सारा काम ये थोड़ी करेगा, थोड़ा काम इसको भी दिया जाएगा ताकि इसका भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाए, ये इसका भी थोड़ा हेडेक है वो कम हो जाए, है ना, दोनों का बेनिफिट हो जाएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की, यहाँ सबका मिलजुल के वो कैसे काम करेंगे, वो चीज़ आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही देखनी है। जैसे मैंने बताया कि इट इज़ योर जॉब एज ए एचआर मैनेजर, आपका काम है चेक करना कि कैसे सब लोग कोऑर्डिनेशन में हैं। क्योंकि एक का काम डिले होगा और दूसरा वाला उसके लिए वेट करेगा, तो ऑब्वियसली डिले है तो अच्छी बात नहीं है वो, राइट। सो सबकी एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना, ये कोऑर्डिनेट करके रखना, इंश्योर करना एचआर मैनेजर का ड्यूटी है। ठीक है। देन डायरेक्टिंग में तो जैसे मैंने बताया मोटिवेशन लीडरशिप होता ही है, राइट। सो ये मोटिवेशन लीडरशिप आप लोगों का ही तो कर रहे हो, तो गाइड करना, मोटिवेट करना, है ना, दैट इज़ योर टास्क एचआर मैनेजर का। कंट्रोलिंग, इसमें आप अगेन कंट्रोलिंग में क्या था आपको याद है ना, यू चेक्ड कि जो काम है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है या नहीं। ठीक है। यानी कि यू आर रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़ जो आपने करी है, किसी बंदे ने की है, आप चेक करोगे, इवैल्यूएट करोगे काम सही तरीके से हुआ है या नहीं। उसमें उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाएगा, राइट, कि आप इवैल्यूएट करते हो कि उसका परफॉर्मेंस जो उसमें काम किया है वो कितना ठीक किया, कितना गलत किया। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एचआर रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली आप बताते हो कि उसका रिकॉर्ड में भाई तू इतने दिन एब्सेंट क्यों था, है ना, या तेरा इतना काम रोज़ का कम क्यों आ रहा है, कम यूनिट्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब स्टैटिस्टिक्स यानी डेटा रिलेटेड। एचआर ऑडिट हम बाद में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर एक टॉपिक है, ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊँ। अभी हम बस जिस्ट पढ़ रहे हैं, पूरी बुक में जो हमने पढ़ना है उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एक तरह से। देन ऑपरेटिव फंक्शंस में आ जाओ। एक्विजिशन तो मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट यानी कि कैसे आप एक्वायर करोगे लोगों को, इसमें क्या आएगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, है ना। स्टाफिंग में आपने पढ़ा ही है ये सब। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों देते हैं, टेक्निकल स्किल्स सिखाने के लिए, है ना, कि जो भी जॉब के लिए उसको टेक्निकलिटीज़ सीखने की ज़रूरत है, वो टेक्निकलिटीज़ वो सीख जाएगा जब उसको ट्रेनिंग मिली जाएगी। तो इस ट्रेनिंग के लिए आप बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करवाते हो ताकि वो प्रॉपरली, है ना, काम कर इसको सीख सके। इसमें ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सारे इसके ट्रेनिंग मेथड्स वगैरह। इवन कॉम्पनसेशन, कि कितना रेम्यूनरेशन है, वो रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए, वो रेम्यूनरेशन इक्विटेबल होना चाहिए, वो रेम्यूनरेशन एडिक्वेट होना चाहिए, यानी कि सफिशिएंट इनफ होना चाहिए कि वो एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके आपके एम्प्लॉयज़ को, राइट। देन फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स, बोनस, कमीशन, ये सब आपको इंश्योर करना ताकि वो टाइम टू टाइम मोटिवेटेड रहे काम को करने के लिए। ठीक है। फिर आ जाए आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये मैंने अभी बताया कि आप एक तरह से इवैल्यूएशन करते हो, सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन, जो भी उसने काम किया है कितना सफिशिएंट है, काम कम तो नहीं किया, ज़्यादा तो नहीं किया, कि जितना जैसे जैसे काम करना था वैसे ही किया है या अलग तरीके से किया है। तो ये सब चीज़ें एक इवैल्यूएशन आप करते हो कि हाँ काम कैसे हुआ है। अब ये क्यों करना है इवैल्यूएशन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफर एंड प्रमोशन। कि मान लो किसी इवैल्यूएट करके पता चला कि इस एम्प्लॉय ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, तो आप उसको प्रमोशन के लिए कंसिडर करोगे कि हाँ भाई ये वाला काम तो बहुत अच्छे से कर रहा है, इसको प्रमोशन दे देते हैं। ठीक है। देन मेंटेनेंस, कि भाई इसमें आपको जैसे बताया ना, वेलफेयर
हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स, ये सब आपको इसलिए देखना पड़ता है ताकि मेंटेन कर पाओ, रिटेन कर पाओ एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो छोड़ के ना जाएं। इसमें ये भी आ जाएगा कि एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो, एब्सेंटीज़म कम हो, है ना, हेल्थ सेफ्टी कंसर्न्स, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ताकि आप उनको रिटेन करके मेंटेन करके रख सको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मोटिवेशन, ये तो मैंने अभी बताया कि आप फिनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देते हो ताकि वो काम करने के लिए मोटिवेटेड रहें। पर्सनल रिकॉर्ड्स, इसमें आप उनकी देखते हो कि हाँ, इस बंदे की इतने ट्रेनिंग सेशंस हो चुके हैं, इस बंदे ने इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, तो मतलब इसकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है। इसके बाद आप मान लो उसको कोई रिवॉर्ड्स दे रहे हो, उसका भी रिकॉर्ड रखोगे, है ना, या मान लो कोई अचीवमेंट्स हैं वो देखोगे। देन ट्रांसफ़र, प्रमोशन वगैरह, ये भी आप देखते हो कि एक रिकॉर्ड रखोगे ना आप कि हाँ, इस बंदे का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, ये बंदा पहले यहाँ काम करता था, या ये बंदा पहले इस पोजीशन पे था, अब इसका प्रमोशन हो गया, तो ये सब आप रिकॉर्ड में रखते हो। ये भी एचआर मैनेजर का ही काम है ना, रिकॉर्ड ये सब मेंटेन रखना। ह्यूमन रिलेशंस, ये तो वही है कि आप कोई लड़ाई ना हो। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब बाद के टॉपिक्स हैं ना, प्रॉपर डिटेल में मैं बताऊंगा जब ये एक्चुअल में आएंगे। अभी बस इतना समझ लो कि लोग आपस में मिलजुल के रहें, बस इतना ही आप चाहते हो, राइट। ग्रीवेंस प्रोसीजर एक प्रॉपर होता है कि मान लो किसी एम्प्लॉय को किसी चीज़ से दिक्कत है, तो वो कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा, एचआर मैनेजर से बात करेगा, बट उसका एक प्रोसीजर होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये जान लो ह्यूमन रिलेशंस में ये सब आता है, राइट। सेपरेशन, अब देखो लोगों को लाना एक काम है, उनको हटाना एक और काम है। कई बार हटाना भी ज़रूरी हो जाता है, मान लो कोई रिटायर हो रहा है या किसी एम्प्लॉई ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर रहा हो, तो वो लॉस ही है आपका कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, फिर भी आपको रखना पड़ रहा है बिकॉज सैलरी तो देनी पड़ रही। तो उन्हें हटाना कैसे है, ये भी आपको जानना चाहिए, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आती है स्कोप ऑफ एचआरएम, कि भैया इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं एचआरएम के अंदर। बहुत सारे एस्पेक्ट्स जैसे बताया था, तो 3 तरह के एस्पेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। देखो सबसे पहला चीज़, एक होता है पर्सनल या लेबर एस्पेक्ट, जिसमें मैंने बताया आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग, है ना, ये सब इसका क्या था, एचआरएम का लेबर एस्पेक्ट है, यानी लोगों से रिलेट करता हुआ, उस बंदे से रिलेट करता हुआ। एक है वेलफेयर एस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ओवरऑल ध्यान रखना है ना, हेल्थ सेफ्टी कंडीशंस, किस कंडीशन में वो काम कर रहा है, वो अच्छी है या नहीं, है ना। देन गुड वर्किंग कंडीशंस, रिक्रिएशन फॉर द वेलफेयर, है ना, हाउसिंग, एजुकेशन, क्रैचेस, कैंटीन्स, ये सब उनका ध्यान रखने के लिए वेलफेयर एस्पेक्ट। एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन ये है कि जिस बंदे ने उसको रखा है काम पे और वो बंदा, उनका बीच में रिलेशन कैसा है, यानी कि उस बंदे का उस बंदे को रखने वाले से कैसा ताल्लुकात है, रिलेशन क्या है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस कैसे हैं, इसमें वो आ जाएगा बात जो मैंने भी बताई कि झगड़े वगैरह जो हैं वो कम होने चाहिए ना, कैसे वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड यूनियन नेगोशिएशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जॉइंट कंसल्टेशन, जो अभी मैंने ऊपर ऊपर अभी दिखाया है ये ह्यूमन रिलेशंस। ये ह्यूमन रिलेशंस वाला इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट या ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट, कुछ भी बोलो, वो है, ठीक है। तो 3 एस्पेक्ट हैं स्कोप ऑफ एचआरएम में। एक तो है वही रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, वो है उसका पर्सनल या लेबर एस्पेक्ट। एक है वेलफेयर, कि ध्यान रखना हेल्थ सेफ्टी कंसर्न्स का। एक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट, की एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस कैसे हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जॉइंट कंसल्टेशन और ट्रेड यूनियंस नेगोशिएशंस वगैरह कैसे चलती हैं, ठीक है। सो ये 3 आपके स्कोप ऑफ एचआरएम में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आती है कि एक्टिविटीज़ ऑफ एचआरएम क्या है, यानी कि आप एचआरएम जब कर रहे हो तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करोगे। सब चीज़ें सेम सी हैं, देखो प्लानिंग करोगे, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन, है ना, ये सब उनका ध्यान रखना। अप्रेजल भी बताया, मोटिवेशन भी बताया, है ना। देन प्रोविजन ऑफ वेलफेयर, सोशल सर्विसेज, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स भाई, रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं ये हो रही हैं अच्छे से, यानी इस चीज़ का एक रिव्यू भी रखना, है ना, कि हाँ इतना अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसका एक रिव्यू या ऑडिट, एचआर ऑडिट क्या है वो बाद में मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है।